नमस्कार दोस्तों। एक बहुत पुराना शेर है, शायद आपने सुना होगा। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। यहां मैं न तो किसी को उल्लू कह रहा हूं, न मैं किसी शाख पर बैठे उल्लू का जिक्र कर रहा हूं। इशारा काफी है, आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे। बीजेपी के दो प्रवक्ताओं की वजह से, दो प्रवक्ताओं की फितरत की वजह से, उनके जहरीले बोल की वजह से दुनिया के कई देशों ने भारत सरकार के प्रति भारत के राजदूतों को बुलाकर अपनी नाराजगी जताई। 1 दर्जन से ज्यादा मुल्कों में भारत के नुमाइंदों को बुलाकर धर्मनिरपेक्षता का लेक्चर दिया गया, सांप्रदायिक सद्भाव की नसीहतें दी गई, और यह सब हुआ सिर्फ बीजेपी के 2 प्रवक्ताओं की वजह से। और अब सुना है बीजेपी ने अपने दर्जनों प्रवक्ताओं को, चाहे वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, चाहे वो राज्यों के प्रवक्ता हो, उन्हें गाइडलाइन जारी की है, उन्हें नसीहत दी गई है, क्या बोले क्या ना बोले, कब बोले कब चुप रहे, किस मुद्दे पर बोले किस मुद्दे पर ना बोले, कितना बोले कितना ना बोले। खबरें आ रही है कि यूपी के बीजेपी के प्रवक्ताओं को, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ताओं को, एमपी के बीजेपी के प्रवक्ताओं को, और तो और राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को भी कहा गया है कि सोच समझकर बोलें, जुबान संभाल कर बोलें, ऐसा कुछ ना बोलें जैसा नुपुर शर्मा ने बोला या जैसा नवीन जिंदल ने ट्वीट किया, और जिसका नतीजा यह हुआ कि छोटे छोटे देश, जिन देशों की अहमियत और हैसियत भारत जैसे कद्दावर बड़े मुल्क के सामने बहुत छोटी है, वो देश में हमारे राजदूत को बुला रहे हैं, तलब कर रहे हैं, और भारत सरकार को डिफेंसिव होना पड़ रहा है और सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता को फ्रिंज एलिमेंट घोषित करना पड़ रहा है। अब क्या कहा है बीजेपी ने, और क्यों मैं कह रहा हूं हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। किन्हें नसीहत दी जाएगी? उन चेहरों को जो टेलीविजन चैनल पर जब आते हैं ऐसे ही मुद्दे तलाश कर आते हैं। कई बार कहा जाता है बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से, कई बार कहा जाता है पीएमओ में बैठे जो प्रधानमंत्री के खासम खास हैं, हिरेन जोशी, उनकी तरफ से कहा जाता है किस मुद्दे पर बहस करें। वो मुद्दे जो ध्रुवीकरण करते हैं, वो मुद्दे जो बीजेपी के हिंदुत्व वोट बैंक को एक जगह ध्रुवीकरण करके बीजेपी के पक्ष में रखते हैं, या देश में ऐसा माहौल बनाते हैं कि हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी है और हिंदुओं की रहनुमा बीजेपी है, और यही सोचकर प्रवक्ता ऐसी ही बात करने चैनलों पर जाते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, हर शाख पर उल्लू बैठा है, किसको किसको समझाएंगे और इन नसीहतों का कितने दिन असर होगा। लेकिन फिलहाल नसीहतें क्या है? नसीहतों की एक फेहरिस्त घूम रही है और कई वेबसाइट्स पर इसको लेकर खबर छपी है। ऑफिशियल कुछ नहीं है, अनऑफिशियल बहुत जानकारियां हैं, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी ने एडवाइजरी जारी की है अपने प्रवक्ताओं को, कुछ लिखित कुछ अलिखित। वो एडवाइजरी क्या है कि सिर्फ ऑथराइज लोग जो हैं बीजेपी के मीडिया डिपार्टमेंट द्वारा जो क्लियर किए जाएंगे, अधिकृत किए जाएंगे, वही टीवी पर आएंगे। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी कमेंट किसी भी धर्म के बारे में नहीं किया जाएगा प्रवक्ताओं की तरफ से। नंबर 3, रिलीजियस हेड्स के बारे में, धार्मिक गुरु के बारे में, या जैसे अभी पैगंबर मोहम्मद के बारे में किया गया, ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया या बयान या कमेंट नहीं दिया जाएगा बीजेपी प्रवक्ताओं की तरफ से। नंबर 4, भाषा, शब्द जो इस्तेमाल करें सोच समझकर इस्तेमाल करें, एक्साइटेड ना हो, प्रवोक ना हो, उत्तेजित ना हो, जो बहुत आम बात है। बीजेपी के प्रवक्ताओं को बीते सालों में आपने टेलीविजन पर बहस करते सुना होगा। बहस में किस ढंग से चीखते हैं, चिल्लाना है, चिल्लाते चुप मौलाना चुप, बैठ मौलाना बैठ, तेरी ऐसी की तैसी, तुझे ये करूंगा वो करके, चुप मौलाना चुप, ए टोपी वाले, ए दाढ़ी वाले, ऐसे बीजेपी के प्रवक्ता बहसें करते हैं चैनलों पर। इन प्रवक्ताओं के सिलेबस में ही जहरीले अध्याय ज्यादा है। तो अब सवाल यह उठता है, जिस सिलेबस को पढ़कर, जिस सिलेबस से कोर्स करके, जिस चैप्टर को पढ़कर अध्ययन अध्यापन करके ये प्रवक्ता बने, और जो इनकी एक्सपर्टीज है, उसी एक्सपर्टीज को हटाकर अगर इन्हें कहा जाएगा सिर्फ सरकार की नीतियों पर बात करो, तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। यही सवाल है कि सिलेबस कुछ और है, पढ़ाई कुछ और हुई है, ट्रेनिंग कुछ और हुई है,
एक्सपर्टीज कुछ और है और नसीहत ऐसी तोल बोल के बोल। और आगे क्या है 5 नंबर कि पहले किसी भी डिबेट में जाने से पहले इशू के बारे में इंक्वायरी करें, जानकारी लें और उसके बारे में पर्याप्त अध्ययन करें। नंबर 6, डिबेट में जाने से पहले पार्टी लाइन के बारे में जानकारी लें, इंक्वायरी कर लें कि पार्टी लाइन क्या है और पार्टी के जो प्रभारी हैं, मीडिया सेल के या जो भी अधिकृत हैं, जो तय करेंगे कि प्रवक्ताओं को कहां किस लाइन पर बोलना है, उतनी समझदारी के साथ वो बात करें। ये नंबर 6। नंबर 7, किसी और के ट्रैप में, मतलब चाहे एंकर हो चाहे गेस्ट हो, उसके ट्रैप में ना आए, इशू पर फोकस रखें, जो इशू है, इशू ऑफ द डे, इशू ऑफ द डिबेट। और इसमें और है 8वां नंबर, फोकस ऑन डिबेट्स अराउंड गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा गया और बाकी तमाम योजनाएं, उस पर फोकस करें, मतलब प्रधानमंत्री की नीतियों पर फोकस करें, सरकार की नीतियों पर फोकस करें। ऐसे अगर देखेंगे तो ये जो 8 पॉइंट है अच्छा लगता है, यही होना भी चाहिए और ये सही सलाह भी है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसी ही बहसें होनी चाहिए। सरकार ने जो किया अच्छा किया वो बताओ, विपक्ष अगर हमला करता है, आपकी किए को खारिज करता है, उसको मजबूती से जवाब दो, होना यही चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, मुद्दे क्या चैनलों पर चल रहे हैं, वो तमाम बुनियादी मुद्दे, जरूरी मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, गैस के मुद्दे, पेट्रोल के मुद्दे, डीजल के मुद्दे, किसानी के मुद्दे, नौकरी न मिलने के मुद्दे, सेना में भर्ती न होने के मुद्दे, यूपी दरोगा की भर्ती में घोटाले के मुद्दे, परीक्षा के पर्चे लीक होने के मुद्दे, महीनों सालों तक विद्यार्थियों को, छात्रों को इम्तिहान देने के बाद नतीजों के इंतजार करने के मुद्दे, छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे, छात्रों से जुड़े हुए और तमाम मुद्दे, हर आदमी से जुड़ा मुद्दा, आवाम से जुड़ा मुद्दा, जनता से जुड़ा मुद्दा, ये मुद्दे ज्यादातर वक्त टेलीविजन चैनल पर गायब हैं। मुद्दा क्या है, ज्ञान वापी, शिवलिंग मिला, मथुरा, मस्जिद हटे और मंदिर का विस्तार हो, कुतुब मीनार के नीचे मूर्तियां हैं, खुदाई हो, जामा मस्जिद भी तोड़ो, खुदाई करो। कर्नाटक में टीपू सुल्तान के वक्त की मस्जिद तोड़ो, मंदिर स्थापित करो। ये किसी फ्रिंज एलिमेंट ने, हालांकि अब बीजेपी ने तो फ्रिंज एलिमेंट की नई परिभाषा गढ़ दी है, फ्रिंज एलिमेंट, लंपट तत्व, अराजक तत्व, टुटपुंजिया तत्व, जो भी समझिए, बड़ा दिलचस्प है। फ्रिंज को गूगल पर खोजिएगा, बड़ा दिलचस्प उसके हिंदी में मतलब निकलते हैं। तो ऐसे एलिमेंट अलग अलग राज्यों में तमाशा कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए कुछ से कुछ कर रहे हैं, लेकिन डिबेट उस पर होती है। और मैंने कहा सिलेबस से बाहर ये सारे सुझाव हैं। इसलिए सिलेबस से बाहर सुझाव है क्योंकि बीजेपी के नेता और प्रवक्ता को मास्टरी उसी में है। बीजेपी का कोई मंत्री रहा आदमी कर्नाटक से बयान देता है कि 50,000 ऐसी मस्जिदों की लिस्ट है जहां हम दावे ठोकेंगे। यूपी में बीजेपी का विधायक को बयान देता है, हमारे पास 30,000 ऐसी मस्जिदों की लिस्ट है जिसके नीचे मंदिर और मूर्तियां, हम दावे ठोकेंगे। केंद्र में प्रहलाद पटेल जैसा मंत्री, मोदी सरकार का सीनियर मंत्री, कई बार का सांसद, वो बयान देते कुतुब मीनार के बारे में तो मैंने सर्वे कराया था या जानकारी ली, उसके नीचे तो कुछ मूर्तियां हैं और कुतुब मीनार के आसपास मूर्तियां हैं। किसका जिक्र करे भाई? तेजस्वी सूर्या, बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष, 1 नंबर के फ्रिंज एलिमेंट। इसलिए मैं 1 नंबर के फ्रिंज एलिमेंट कह रहा हूं क्योंकि अब हम आप किसी को भी फ्रिंज एलिमेंट कह सकते हैं, क्योंकि फ्रिंज एलिमेंट की परिभाषा अब भारत सरकार ने तय कर दी है। जो ऐसे बयान देता है वो फ्रिंज एलिमेंट, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई हो। और अच्छा किया कल टेलीग्राफ ने सबका साथ सबका फ्रिंज लगाया और प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ और अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री, उनके बयानों का ही जिक्र कर दिया। गोली मारो सालों के वाले बयान, कपड़ों से पहचाने जाते हैं वाले बयान। तो फ्रिंज एलिमेंट की नई परिभाषा के तहत बीजेपी के सारे प्रवक्ता फ्रिंज एलिमेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अब वो परिभाषा कह रही है, जो परिभाषा मोदी सरकार की तरफ से गढ़ी गई है। तो अब ये फ्रिंज एलिमेंट प्रवक्ता या फ्रिंज एलिमेंट कम स्पोक्सपर्सन इस सिलेबस के हिसाब से, ये जो नई गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन के हिसाब से कैसे बात करेंगे, कैसे टेलीविजन बहसों में जाएंगे। और टेलीविजन जिसे सिर्फ टीआरपी चाहिए, जिससे इससे मतलब नहीं है कि मुद्दे क्या है, मैंने भी काम किया, मैं जानता हूं। तो टेलीविजन तो इस पर बहस ही नहीं करेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर, वहां तो बहस ही होनी है मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान पर। यह भी हुआ है, जैसे अभी मैं देख रहा हूं कानपुर में दंगों को लेकर बहुत बवाल चल रहा है,
तस्वीरें जारी की गई, दंगाइयों की पहचान की गई, पुलिस का आरोप है यही दंगाई है। हालांकि वहां भी कुछ आरोप है, एक पक्ष के प्रति पुलिस का रवैया नरम है। लेकिन चलिए पुलिस जांच करे, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कानून के जिन भी धाराओं में सख्त सजा होती है वो करे। लेकिन यूपी बीजेपी के नेताओं को नसीहत दी गई है, कानपुर दंगे पर मत बोलो, डिबेट से बहस से बचो, नुपुर शर्मा के मुद्दे पर चुप रहो। यही अलग अलग राज्यों में कहा गया है। द प्रिंट की एक स्टोरी है जिसमें द प्रिंट ने कुछ दिल्ली बीजेपी के नेता से किसी से बात की है, जिसमें कहा सभी को निर्देश दिया गया है केवल मोदी सरकार और उसकी नीतियों से जुड़े मुद्दे को रेखांकित करें और उसी पर बोले। अगर उन्हें बहस के लिए आमंत्रित किया जाता है तो उन्हें केंद्र में मोदी सरकार द्वारा लाखों लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए उठाए गए कदमों को सामने लाने पर ध्यान देना चाहिए। द प्रिंट को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली इकाई ने प्रवक्ताओं और नेताओं को सलाह दी है कि वो मर्यादा ना लांघे, सोच समझकर बोले, खासकर टीवी डिबेट और सोशल मीडिया पोस्ट के दौरान। सोच समझकर बोले तो वो शोर, वो हंगामा, वो तू मैं, वो मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश, वो हिंदुओं के चैंपियन बनने की कोशिश और उसी के लिए सारी बहसें और डिबेट। वो चोपड़ा एंकर क्या करेगा, वो देवगन एंकर क्या करेगा, वो गोस्वामी एंकर क्या करेगा, ऐसे बहुत सारे एंकर हैं, क्या करेंगे, उनके शो में क्या होगा, जरा कल्पना करिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर बात होगी, वो तो रोज हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, वो तो रोज शिवलिंग तलाशना चाहते हैं, वो लोग रोज मस्जिद के नीचे मूर्तियां तलाशना चाहते हैं, वो देश के हजारों सैकड़ों मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशना चाहते हैं, इसी पर वो बहस करना चाहते हैं। और आप वहां प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पर बहस करेंगे, न वो बुलाएंगे और न ऐसी बहस होगी। तो क्या माना जाए कि ये बस कुछ दिनों की नसीहत है, क्योंकि अरब देशों में बवाल है, क्योंकि अरब देशों में सवाल है, क्योंकि अरब देशों ने तल्खी दिखाई है और क्योंकि अरब देशों से भारत का ऐसा रिश्ता है जो रिश्ता किसी तरह से तनावपूर्ण हो, ये खतरा भारत भी मोल नहीं लेना चाहेगा। उस पर विस्तार से कल के वीडियो में भी मैंने बात की, उसकी वजह, और फिर एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा। बहरहाल उस विस्तार में नहीं जाता हूं। लेकिन इसी में प्रिंट में है कि दूसरे केंद्रीय भाजपा नेता ने कहा कि नुपुर शर्मा और जिंदल के मामले इसलिए भी काफी अहम हो गए क्योंकि विदेशों में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और प्रधानमंत्री की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा हमें सरकार भी चलानी है, यह प्रकरण प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचा रहा था, इसलिए हमारी सरकार ने जाति, पंथ और धर्म से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया है और इसलिए कार्रवाई की गई। और इसी में है कि एमपी मीडिया इकाई को, मध्य प्रदेश मीडिया इकाई को हमेशा ही अपने सार्वजनिक बयानों में राज्य और केंद्र सरकारों की विकास और गरीब समर्थक नीतियों पर ध्यान देने के लिए कहा जाता है। फिजूल बातों से दूर रहने के लिए कहा गया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसे मुद्दे पर, मुख्य एजेंडे पर बात करने को कहा गया। एमपी में भी हुआ, यूपी में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ और केंद्रीय जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके लिए भी कहा गया कि ऐसा उन्हें कहा गया है। कोई अधिकृत तौर पर किसी गाइडलाइन की कोई कॉपी या प्रिंट आउट नहीं है, लेकिन कहा गया। एक खबर कल भी थी कि बीजेपी ने अपने 37 ऐसे नेताओं की पहचान की है जो हेट स्पीच के एक्सपर्ट हैं। 27 नेताओं को नसीहत दी गई है, जिनका कल मैंने जिक्र किया था। कुछ नेताओं का नाम भी, विनय कटियार, गिरिराज सिंह, साध्वी प्रज्ञा से लेकर तेजस्वी सूर्या और तमाम ऐसे नेता हैं, अनंत हेगड़े, केंद्र में कुछ मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, संगीत शो में बहुत सारे। कल के वीडियो में विस्तार से मैंने जिक्र किया था, उस वीडियो को जरूर देखें। उसमें उनके पुराने बयान का भी जिक्र किया कि वो किस तरह से फ्रिंज एलिमेंट है, चाहे वो मंत्री भी क्यों न हो। और ये फ्रिंज एलिमेंट अब भारत सरकार की नई परिभाषा के मुताबिक है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। तो समझ लीजिए कि सरकार में फ्रिंज एलिमेंट, पार्टी में फ्रिंज एलिमेंट, प्रवक्ता के तौर पर फ्रिंज एलिमेंट, और ये सारे फ्रिंज एलिमेंट को अब आप कहेंगे तोल मोल के बोल, ये नया सिलेबस जो जारी किया गया उसके हिसाब से बोल, तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। लेकिन अगर ये हो गया और इन्होंने समझदारी से काम करना शुरू किया और देश में माहौल खराब ना हो, हिंदू मुसलमान इतना ना हो, और वाकई जो कहा गया है, जो अच्छी गाइडलाइंस है, मैं कहूंगा 8 पॉइंट जो मेरे पास है, जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, अच्छी बात है, इस पर अमल करें तो शायद स्थितियां बदलेगी। अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन क्या ऐसा होगा? मैं बहुत उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि जब प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचाने जाने की बात कर चुके हैं, अमित शाह ऐसे बयान देते रहे हो। शमशान कब्रिस्तान किसने किया था? खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में किया था। 80-20 का नारा किसने दिया? खुद योगी जो मुख्यमंत्री हैं यूपी में, उन्होंने दिया। तो जब केंद्र के मंत्री गोली मारो सालों को जैसे बात करते हैं और करते रहे हैं, तो अभी वक्त की नजाकत है कि सतर्क रहो, जुबान पर नियंत्रित रखो,
नजर रखो कि दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया के जो मुस्लिम मुल्क है नाराज है, रिश्तों पर आंच आ सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 सालों में रफू करके या नए रिश्ते बनाकर एक जो नया कॉरिडोर बनाया है, उस कॉरिडोर को नुकसान न हो और इतना नुकसान न हो जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो, इसलिए ये सब किया तो गया है। लेकिन कितने दिन चलेगा आप भी नजर रखिए और टेलीविजन चैनलों पर उन प्रवक्ताओं की फहरिस्त बनाते चलिए, देखते चलिए कि कौन इस नई गाइडलाइंस के हिसाब से काम कर रहे हैं और कौन वाकई जो उनकी मूल भावना है, जो बेसिक इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं, जो फितरत है, जो ट्रेनिंग है, जो परवरिश है, जो उन्होंने सीखा है, जो मैंने शुरू में इस्तेमाल किया, वही उनका सिलेबस है। उस सिलेबस के हर चैप्टर, हिंदू राष्ट्र, मुसलमान द्वैम नागरिक, मुसलमान देशद्रोही, जो मुसलमान हक हुकूक की बात करे उसे पाकिस्तान भेज दो, मोदी ही राष्ट्र, बीजेपी ही राष्ट्र, मोदी समर्थक ही देशभक्त, मोदी की आलोचना करने वाला देशद्रोही, और इस देश में संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द क्यों जोड़ा गया, ये सवाल उठाने वाले, गांधी के बरक्स गोडसे को महान मानने वाले, गोडसे को देशभक्त मानने वाले, गांधी के कातिल की मूर्तियां बनाने वाले, ये सब कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो आज अलग अलग जगहों पर सत्ता में, पार्टी में, यहां वहां बैठे हैं। ये वही लोग हैं जो अब सरकार की नई परिभाषा के मुताबिक फ्रिंज एलिमेंट हैं, और ये वही लोग हैं जिन्हें ये नसीहत दी गई है। उम्मीद करते हैं, हालांकि मैं कहूंगा कि बीजेपी में कई प्रवक्ता पढ़े लिखे, अच्छा बोलते हैं, उनकी तर्क शक्ति कमाल की है, उनमें गहराई है। उसमें सुधांशु त्रिवेदी से लेकर कई ऐसे प्रवक्ता हैं, और मैं उनके विचार कुछ हो सकते हैं। लोकतंत्र में हर आदमी को अपना विचार रखने का हक है। उस विचार के साथ ही या तरह तरह के विचार के साथ ही लोकतंत्र जिंदा और मजबूत रहता है। लेकिन उस विचार में जहर न मिले और वो विचार जहरीला न हो जाए टेलीविजन पर आकर, जिसका असर देश की उस फैब्रिक पर पड़े, देश की आत्मा पर पड़े, जिस फैब्रिक और जिस आत्मा में हर तरह के लोग बसते हैं, जिस फैब्रिक का हिस्सा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी है, और जो संविधान और संविधान का दायरा है, उस दायरे के मुताबिक सबको बराबर हक है। किसी को इतना नीचा दिखाने की कोशिश मत करो कि उन्हें लगे कि इस देश की सत्ता उनके लिए नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।